हेलो गाइज, मेरा नाम मुकेश सुतार है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 10+2 लेवल मैथ्स, जो हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया आदि गवर्नमेंट एग्जाम्स में काम आती है। हमने आज एवरेज चैप्टर की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। ने एक पिछली क्लास भी ली थी प्रीवियस ईयर की और आज लगभग एवरेज चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। फिर कल से या नेक्स्ट डे से अगला चैप्टर स्टार्ट, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल MS स्टडी 01 के साथ और अपनी एक तैयारी को ले जाइए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये है। दो व्यक्ति है, पहला क्वेश्चन, ए और बी, इनकी औसत मासिक आय कितनी है? यहाँ पे है 14,000 रुपये, ठीक है। और फिर क्या कहता है, बी और सी की औसत मासिक आय कितनी है? 15,600। फिर कहता है बी व सी की औसत मासिक आय कितनी है? 15,600, ठीक है। और ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 है। फिर कहता है ए और सी की 14,400 है। फिर क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि बी की आय कितनी है? हमें बी की आय ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि जब हमारे पास एवरेज दिया गया हो और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हमें पता हो तो हम सम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें एवरेज दिया गया हो और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हमें पता हो तो हम सम निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी का सम कितना हो जाएगा? एक बी प्लस का सम हो जाएगा। चलो हमने इसको माना 14K, इसको माना तो पढ़ा रहने देते। तो ए और बी का सम कितना हो जाएगा? इसको यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28,000, ठीक है। यहाँ पे बी और सी का सम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 31,200, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, इक्वेशन 2 हो जाएगी। ए और सी का सम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28,800, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को जोड़ना है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो क्या देखा हमने यहाँ पे, ए और ए यानी 2A आ गया, 2A आ गया। बी और बी कितना आ गया? 2B आ गया। सी और सी कितना आ गया? 2C आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू इस साइड कितनी हो गई? ये हो गया 00, ये हो गया 00। यहाँ पे और 8 और 2 10 यानी 0, 1 असल की 8 और 1 9, 9 और 8 हो गए 17, 17 1 असल की 8 18 असल की 1 वापस। फिर क्या बचा? 8 2 3 5, 5 2 7 और 1 8, तो आ गया 88,000। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब ये 2 कॉमन आके बाहर आएगा और उस तरफ जाएगा तो आ गई 44,000। तो हमने क्या निकाला कि अगर हमारे पास ए और बी का औसत हो तो हमने ए और बी का कुल योग निकाला, फिर बी और सी का कुल योग निकाला और फिर ए और सी का कुल योग निकाला। अब हमने क्या किया, तीनों इक्वेशन से तीनों का कुल योग निकाल लिया। अब पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बी की आय कितनी है। जब हमें पता हो कि ए और सी की हमारे पास कुल आय 28,800 है तो बी की आय हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसमें से अगर ये इक्वेशन मान लो 4 होगी, अगर 4 में से 3 को घटा देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 4 - 3 से। 4 - 3 से करेंगे तो यहाँ पे क्या बचा? ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी इजक्वल टू 44,000 माइनस 28,800, ठीक है। तो यहाँ पे ए और सी कैंसिल हो जाएंगे, बचे क्या? बी। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 15,200, 15,200, ठीक है। तो बी की मासिक आय कितनी हो जाएगी? 15,200, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि अगर हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता हो और हमें अगर एवरेज दिया जा चुका है तो हम सम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, ए और बी का सम निकाला, फिर बी और सी का निकाला, फिर सी और ए का निकाला, फिर हमने क्या किया, तीनों को जोड़ के तीनों का सम निकाला। अगर हमें इन दो का सम पता है और तीनों का सम पता है तो तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने तीसरे की वैल्यू निकाल ली, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी क्रिकेट टीम में दो खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष और 20 वर्ष है। एक क्रिकेट टीम है, इसमें दो खिलाड़ी है, मान लो ए और बी। इनकी आयु कितनी है? 17 वर्ष, और बी की कितनी है? 20 वर्ष। ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने पर टीम की 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? अब क्या हो रहा है कि दो नए खिलाड़ी, मान लो सी और डी। अब हमको इनकी आयु पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब 11 खिलाड़ियों की टीम में पहले ये दो खिलाड़ी शामिल थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इन दो नए खिलाड़ियों ले लिया इनकी जगह, जिससे क्या हुआ कि सभी की औसत आयु में 2 माह की कमी आ गई। तो हमने क्या माना कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु हमने माना एवरेज आयु कितनी है? 80 वर्ष। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि अगर इन दोनों को निकाल कर इन दोनों को लेने की वजह से औसत में 2 माह की कमी आ गई। तो हम इसको कैसे समझेंगे कि यहाँ पे अगर इन दोनों का कुल एज है वो अगर इन दोनों की एज से ज़्यादा है, मतलब सम में अगर कमी हो रही है, ठीक है, इन दोनों की जाने की वजह से और इन दोनों की वापस आने की वजह से, अगर टोटल एज यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में अगर कमी हो रही है तभी एवरेज में कमी होगी ना। अगर सम में वृद्धि होती तो एवरेज में वृद्धि होती। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि सम में इतनी कमी हो रही है 17 से। अगर इन दोनों की कुल एज हमारे पास कितनी है, बी ए और बी की, ये आ गई 37 वर्ष। अगर इन दोनों की भी 37 वर्ष की होती तो औसत में कोई कमी नहीं आती, लेकिन इन दोनों की एक्चुअली में है एज कितनी, सी प्लस डी की, ये है 37 वर्ष से कुछ कम है। वह कितनी कम है? वह इतनी कम है कि 11 खिलाड़ियों में 2-2 माह के औसत के हिसाब से कमी हो जाए। 2 माह यानी 1/12 के हिसाब से 11 खिलाड़ियों की कमी हो रही है। तो इन दोनों की कुल एज कितनी आ जाएगी? 37 माइनस 11/6 माह, ये आ जाएगी। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो दो नए खिलाड़ियों की इनकी एवरेज एज याद करनी है। जब हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी सम आ गया, इनकी दोनों की कुल एज आ गई, टोटल नंबर यानी 2 है व्यक्ति है, तो इनकी एवरेज एज निकल जाएगी। इसमें से 2 का भाग देंगे, एवरेज एज क्या आ जाएगी? एवरेज आ जाएगी 33 × 6 - 11/6 में 2 का भाग देंगे। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 × 42 और 18 22, क्या आ गया? 222। 222 में से 11 गए, कौन? 12, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 211/12। तो ये आ जाएगी, एक बार गया, यहाँ पे कितना बचा? 9, 12 98 होता है, 12 37 84, यहाँ पे 7 बार गया, फिर बचा कितना? 91 है, 84 तो बच गया 7, यानी ये इसका आंसर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों व्यक्तियों की एवरेज आयु कितनी है? 17 वर्ष 7 माह। ठीक है, एवरेज कितनी आ रही है? 17 वर्ष से 7 माह। आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, 17 वर्ष 7 माह। अब कैसे आया ये आंसर, मैं आपको बताता हूँ। ए की आयु हमें दे रखी है 17 वर्ष, बी की आयु कितनी दे रखी है? 20 वर्ष। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11 खिलाड़ियों की टीम थी जिसमें से 2 खिलाड़ी ये थे। अब हो क्या रहा है कि ये 2 खिलाड़ी तो चले गए छोड़कर टीम को, लेकिन 2 नए खिलाड़ी आ गए। अब हुआ क्या कि इन दोनों की जाने की वजह से इन जो नए खिलाड़ी आए हैं उसके पश्चात क्या हुआ कि सभी के औसत में 2 माह की कमी आ गई। अगर इन दोनों की हमने फिर क्या कि कुल एज निकाली, हमारे पास आई 37 वर्ष। अगर वापस आने वाले खिलाड़ियों की भी एज भी अगर 37 वर्ष की होती तो औसत में कमी नहीं आती, क्योंकि औसत में कमी कब आती है? जब अगर सम यानी योग में अगर कमी आ जाए तो औसत में कमी आती है, अगर योग में वृद्धि हो जाए तो औसत में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि औसत में कमी आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि नए जो खिलाड़ी शामिल हुए हैं
उनकी एज, जो गए खिलाड़ी थे पुराने, उनकी एज से कम है। ये है कितनी कम है, इसका पता लगाने के लिए हमने क्या किया कि अगर 37 तो होती तो औसत में कमी नहीं आती, लेकिन 37 से कम है। कितनी कम है? इतनी कम है कि वह प्रत्येक 11 खिलाड़ियों में से प्रत्येक खिलाड़ी के औसत में से 2 माह की कमी हो जाती है। ठीक है, तो अगर एक खिलाड़ी के औसत में 2 माह की कमी हो रही है तो 11 खिलाड़ियों में कितनी हो जाएगी, फिर इससे माइनस करेंगे तो इनकी कुल एज आ जाएगी। जब इनकी कुल एज आ जाएगी तो इसमें 2 का भाग देंगे क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 है, तो हमारे पास एवरेज एज आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन। तो ठीक है, समझ में आया पिछला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक परिवार में पिता और माता की औसत आयु 35 वर्ष है। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है एक परिवार में फादर प्लस मदर की एवरेज आयु कितनी है, 35 वर्ष है। ठीक है, एवरेज, यहाँ पे एवरेज। फिर क्या कहता है, पिता माता और उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। फिर क्या कह रहा कि पिता, फादर, सॉरी यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, फादर प्लस मदर प्लस उनके सन, यानी इन तीनों की एवरेज आयु कितनी है, 27 ईयर। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि पुत्र की आयु कितनी है। जब हमारे पास इन दोनों की एवरेज हो और हमें पता हो कि 2 पर्सन है तो उनकी टोटल एज कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी ए प्लस एम की वैल्यू कुल कितनी हो जाएगी, 35 इंटू 2 यानी 70 वर्ष। ठीक है, अगर हमारे पास तीनों की एवरेज एज अगर हमें पता है तो कुल एज कितनी हो जाएगी, कुल एज हो जाएगी ए प्लस एम प्लस एस, कितनी हो जाएगी 27 इंटू 3, ये कितनी आ जाएगी 7 21 60 और 81। जब हमें पता है कि तीनों की एज, हमारे पास कुल एज 81 वर्ष है और 2 की कुल एज 70 वर्ष है, तो सन की कितनी आ जाएगी, सन की एज आ जाएगी 81 माइनस 70, फर्स्ट ये सेकेंड, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट से कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 11 वर्ष। ठीक है, समझ में आया? आंसर क्या है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिता और माता की एवरेज एज में 35 वर्ष दे रखी है, तो पिता और माता की कुल एज कितनी आ जाएगी, 70 वर्ष। पिता माता और पुत्र तीनों की एवरेज एज हमें 27 वर्ष दे रखी है, तो तीनों की कुल एज कितनी आ जाएगी, 81 वर्ष। तो अगर इन तीनों की कुल एज 81 वर्ष है और पिता और माता की 70 वर्ष है, तो जब इसमें से घटाएंगे तो पुत्र की आयु तो बचेगी ना, तो वो कितनी हो जाएगी, 81 माइनस 70 यानी 11 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 8 लड़कों के एक समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 kg भार वाला नया लड़का समूह में शामिल हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 kg की वृद्धि होगी। नए लड़के का भार कितना है? तो नए लड़के का भार कितना है? 8 लड़कों के एक समूह में से एक लड़का चला गया तो 56 kg भार वाला नया लड़का समूह में शामिल हो गया। इस समूह के औसत भार में 2.5 kg की वृद्धि होगी, तो पुराने लड़के का भार कितना? शायद क्वेश्चन ऐसा है कि पुराने क्यों नहीं हो, तो 56 बता रहा है या फिर मिस प्रिंटिंग होगी। चलो एक बार हम पुराने का निकाल लेते हैं, शायद आंसर मिल जाए। 8 लड़कों के एक समूह में से एक लड़का चला गया तो 56 kg वाला भार वाला लड़का आ गया। 8 लड़के थे, उनका एक समूह था। हमने माना इनकी एवरेज वेट कितना था, 80 kg। ठीक है, कितना था, 80 kg। फिर क्या हो रहा है कि 56 kg भार वाला एक लड़का आ रहा है और एक लड़का जा रहा है, तो हुआ क्या, 56 kg भार ऐड हो रहा है और मान हमने नहीं पता कि माना y kg भार घट रहा है। ठीक है, इससे समूह के औसत भार में 2.5 kg की वृद्धि होगी, तो नए लड़के का भार कितना है? अब हमें y की वैल्यू याद करनी है, इस औसत से हमें कोई मतलब ही नहीं है, औसत कितना ही हो जाए। क्वेश्चन में ये पूछा गया है सिर्फ कि अगर एक 56 kg वाला लड़का आ रहा है और एक मान लो y kg वाला लड़का जा रहा है, तो औसत में 2.5 kg की वृद्धि हो रही है, तो y की जाने वाले लड़के का भार निकालना है हमें। क्वेश्चन में शायद मिस प्रिंटिंग है। अगर
लड़के की जाने वाले लड़के के बाहर अगर 56 kg होता तो उसमें औसत में कोई कमी नहीं आती। ठीक है, अगर वह 56 kg होता तो औसत में कोई कमी नहीं आती, लेकिन उसका वेट क्या है, 56 kg से कम है। कम क्यों है कि अगर उसका वेट, जब हमने 8 लड़कों का हमारे पास सम था, उसमें से उसका वेट घटाया, फिर एक नए लड़के जिसका वेट 56 kg है उसको ऐड किया, तो औसत में वृद्धि तभी होती है जब सम में वृद्धि होती है। मतलब जब y को हम घटा रहे थे फिर 56 को ऐड किया, तो जब इसकी वैल्यू y की वैल्यू अगर 56 से कम होगी तभी तो मतलब योग में वृद्धि होगी, सम में वृद्धि होगी। अगर सम में वृद्धि होती तो औसत में वृद्धि होती। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 56 से कम है, इतनी होगी कि 2.5 kg के हिसाब से 8 लोगों में बांटी जा सके। औसत का मतलब है बराबर बांटना। तो y की वैल्यू, ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 56 माइनस ये हो जाएगी 20, इसकी वैल्यू आ जाएगी 36, यानी ऑप्शन डी मिल रहा है शायद यहाँ पे 36 kg। ठीक है, मिस प्रिंटिंग है, आप कर लेना कि जाने वाले लड़के का भार कितना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि अगर 8 लड़कों का एक समूह है जिसमें से एक लड़का चला गया, माना उसे, हमने माना उसकी मतलब वजन y kg था, फिर एक 56 kg वजन का लड़का शामिल हुआ, इससे क्या हुआ कि औसत में 2.5 kg की वृद्धि होगी। अगर जाने वाला लड़का और आने वाले लड़की का वजन सेम होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हो क्या रहा है, एक्चुअली औसत में वृद्धि हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि वेट, योग में से वेट पहले निकल कम रहा है फिर ऐड ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ ना कि जितना पेट पहले था उससे अब ज़्यादा ऐड कर रहे हैं तभी तो औसत में वृद्धि होगी। इतना ज़्यादा ऐड करे है वो हो जाएगा 56 से इतना कम। मतलब y की वैल्यू 56 से कितनी कम है, इतनी कम है कि वह 2.5 के औसत के हिसाब से 8 लोगों में बंट सके। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख लो। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 संख्या इस प्रकार है कि यदि उनमें किसी 2 संख्या का औसत तीसरी में जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या 164, 158 और 132 है। तो तीनों मूल संख्या ज्ञात करो। हमने माना कि 3 संख्या हमारे पास a, b और c है। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, a प्लस बी का औसत ले लेंगे, इसको c में जोड़ देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 164। ठीक है, तो यहाँ पे लघुत्तम लेके क्या निकला, a प्लस 2c आ जाएगा, तो इधर चला जाएगा 328। क्वेश्चन फर्स्ट। सेकेंड में क्या करेंगे, b व c का औसत लेंगे, उसमें a को जोड़ देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 158। तो बी वाई प्लस सी प्लस 2a, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 316। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, 316। फिर थर्ड में क्या करेंगे, ए और सी का औसत ले लेंगे, उसमें से बी को जोड़ देंगे, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 132। ठीक है, तो a प्लस सी प्लस 2b, इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 264। इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 1 प्लस 2 प्लस 3 से, तो यहाँ पे a आ रहा है, यहाँ पे 2a आ गया, 3a, और यहाँ पे a 4a आ गया। b आ रहा है 1, यहाँ पे b 2b, यहाँ पे 2b, यानी 4b आ गया। फिर यहाँ पे 2c आ गया, ये c आ गया और c आ गया, 4c। इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 और 300 600 में 12,640 और 44, 644 और 200 हो गया 844, 844 और 60 900, 908, यानी 908 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें 4 का भाग देंगे, एक 2 बार गया, एक बच्चा, यहाँ पे कितनी वैल्यू गई, 10, 2 बार गया, 2 बच्चा, 7। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 227। तो हमें पूछा क्या है, तो तीनों मूल संख्याएं क्या है। जब हमें a प्लस बी प्लस 2c की वैल्यू अगर 328 है और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 227, इसमें से निकालेंगे तो इस, अगर ये इक्वेशन 4 मानेंगे, अगर हम यहाँ पे करा देता हूँ मैं, अगर 4 - 1 करेंगे, सॉरी
अगर 1 - 4 करेंगे 4 से 1 - 4 से तो यहाँ पे b कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा और 2c में c गया, कितना बचा c। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 227 घटाएंगे तो 101, ठीक है। फिर करेंगे हमें 2 - 4 से, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ रहा है 73 और 16 हो गए 89 आ जाएगी। फिर करेंगे 3 - 4 से, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 30 के 34 और 3 37 37। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इन तीनों मूल संख्याएं क्या है, शायद यहाँ पे ऑप्शन में कुछ किया गया, तीनों मूल संख्याएं क्या है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तीनों मूल संख्या क्या हो जाएगी 101, 89 और 37। समझ में आया, कैसे आया कि अगर हमें तीनों संख्याएं दे रखी है कि मान लो 3 संख्या है, फिर क्या कहता है कि किन्हीं दो का औसत तीसरी संख्या में अगर जोड़ा जाए तो क्या होता है 164 आता है। फिर कहते हैं इसी प्रकार माना हमने क्या मान लिया कि a और b का औसत अगर c में जोड़ेंगे तो 164 आएगा, b व c का औसत a में जोड़ेंगे तो 158 आएगा, और a और c का औसत अगर b में जोड़ेंगे तो 132 आएगा। इससे हमने क्या निकाला, यहाँ पे a + b + 2c, यहाँ पे b + c + 2a और a + c + 2b। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4a + 4b + 4ac। इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 908। तो a + b + c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 227। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे अगर फर्स्ट -4 करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन -4 इक्वेशन, तो क्या आ जाएगी c की वैल्यू आ जाएगी। फिर सेकेंड -4 करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, और थर्ड -4 करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता इसका शायद कोई और तरीका होगा, ठीक है। समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप। नंबर का क्वेश्चन है 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग 6 का 7 गुना है, यदि उन सभी का औसत 136 है तो 6वीं संख्या क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 संख्याओं में प्रथम 5 का योग, हमने माना 6 संख्या a b c d e और f है। क्वेश्चन कहता है 6 संख्याओं में प्रथम 5 का योग 6 का 7 गुना है। अगर हम क्या करेंगे, इन 5 का योग मान लिया, हमने क्या किया x मान लिया, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने क्या मानी y मानी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सभी पांचों का योग x कितना है y का 7 गुना है, यानी 7y, इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या कह रहा है, यदि उन सभी संख्याओं का औसत 136 है तो 6th संख्या क्या है। फिर क्या कह रहा है कि उन सभी का औसत, औसत क्या होता है कि जब अगर हम सभी के योग में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। तो योग कितना हो जाएगा x + y, योग यही हो जाएगा ना x + y, यानी हमने क्या माना 5 का योग x माना और 6 को y माना है, तो योग कितना आ जाएगा 136 औसत है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 136 × 6, ठीक है। तो हमें 6th यानी y की वैल्यू याद करनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 7y, तो यहाँ पे रख देंगे 7y + y, वैल्यू कितनी आ जाएगी 136 × 6, 8y की वैल्यू आ गई हमारे पास 136 × 6, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 136 × 6y 8, इसे 8 से काटेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जाएगा एक बार बचा 5 8 2 7 56 × 6 70 5 70 छक्की 102, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 102, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कैसे आया कि हमें 6 संख्या दी गई है और क्वेश्चन कह रहा है कि उनमें 5 का जो योग है ना वो 6 के 7 गुना है। तो माना हमने क्या मान लिया कि इन 5 का योग x मान लिया और 6 को हमने y मान लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि इन 5 का योग 6 को 7 गुना, मतलब अगर x की वैल्यू 7y के इक्वल आ गई। फिर क्या कह रहा है कि इन दोनों का, इन सभी का औसत, यानी औसत में क्या होता है कि सभी का योग यानी औसत के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इन सभी का योग 5 का योग हमने x माना है, 6 y, यानी ठीक सभी 6 संख्या का योग क्या हो गया x + y, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 136 औसत है और 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो
फिर हमने पहले क्या निकाला था, x की वैल्यू 7y, यहाँ से 7y पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 102, यानी छठी संख्या का मान आ जाएगा 102। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 90 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़के हैं और शेष लड़के हैं, तो लड़कों के औसत अंक 63 है और लड़कियों के औसत अंक 70 है, पूरी कक्षा के औसत अंक याद करो। क्वेश्चन कहता है कि 90 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं। एक कक्षा में कितने स्टूडेंट है, 90 स्टूडेंट है, उनमें से 60% लड़कियां हैं। 60% अगर लड़कियां हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, 90 का 10% कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 60% कितना होगा, 9 इंटू 6 यानी हो जाएगा 54। अगर 54 गर्ल्स है तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे 36 बॉयज़ हो जाएगी। कैसे निकाला, समझ में आया कि अगर 60% लड़की है तो 90 का 60% कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 गर्ल्स है तो बाकी कितने बचे, 36 बॉयज़। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि लड़कों के औसत अंक 63 है और लड़कियों के औसत अंक 70 है। अब लड़कियां, इनके औसत अंक कितने हैं, 70 है, इनके एवरेज अंक कितने हैं, 63। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो पूरी कक्षा के औसत अंक याद करो। मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि अगर n1 संख्याओं के औसत a1 है और n2 संख्याओं के औसत a2 है, तो सभी n1 और n2 संख्याओं के औसत क्या होगा, a1 n1 प्लस a2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो यहाँ पे इन 36 का औसत 63 है और इन 54 का औसत 70 है, तो सभी का औसत क्या हो जाएगा, 63 इंटू 36 प्लस 54 इंटू 70 अपॉन 36 और 54 यानी 90। तो ये क्या हो जाएगा, फिर 9 को काट देंगे हम पहले, तो 63 इंटू यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ से 9 काटेंगे 6 बचेगा और 70 यहाँ पे आ जाएंगे 10। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 252 आ जाएगी, प्लस 420 आ जाएगी अपॉन 10। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1072 अपॉन 10, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 67.2 आ गया। एवरेज वैल्यू आ गई क्लास की 67.2। समझ में आया कि हमें दे रखा है क्लास में 90 स्टूडेंट्स है, उनमें से 60% लड़कियां हैं। तो अगर 90 का 60% लड़कियां हैं तो बच्चे की क्या, बाकी बच्चे कितने, 40% बॉयज है। तो हमें परसेंटेज से निकालना आता है कि मान लो अगर हमें परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये 90 अगर 100% पूरा, यानी जितनी वैल्यू हमें दी जाती है चाहे वो कितनी भी वैल्यू हो, वो पूरी 100% होती है अपने आप में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर 100% की वैल्यू 90 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 अपॉन 100 आ गई ना। फिर हमें पूछा क्या 60% की वैल्यू कितनी है, तो 60% कितनी आ जाएगी, 90 अपॉन 100 इंटू 60, ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 9 छंग 54। समझ में आया कि हमें जो भी वैल्यू दी जाए अगर वो किसी अंतराल की पूरी कंप्लीट वैल्यू हो तो वो एक अपने आप में 100% वैल्यू होती है। तो हमने 60% की वैल्यू निकाली, कितनी है, 54। अगर 60% यानी 54 गर्ल्स है तो बाकी बच्चे बस 30 बॉयज है। फिर हमने क्या पढ़ा है कि अगर A1 संख्याओं का औसत, नहीं सॉरी, N1 संख्याओं का औसत A1 है और N2 संख्याओं का औसत A2 है, तो यहाँ पे सभी N1 और N2 संख्याओं का औसत क्या होगा, A1 N1 प्लस A2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कक्षा के अंग्रेजी का परीक्षा फल तैयार करते समय एक छात्र के अंक 57 के स्थान पर 95 दर्ज किए गए, जिससे औसत अंक में 0.95 की वृद्धि हुई। कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा है, एक क्लास है जिसमें कितने विद्यार्थी हमें पता नहीं, हमने माना अक्ष स्टूडेंट, अक्ष विद्यार्थी है। फिर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक अंग्रेजी का पेपर हुआ जिसमें सभी के अंक दर्ज किए गए। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक स्टूडेंट था जिसके अंक 57 के स्थान पर 95 पे दर्ज किए गए। यहाँ पे एक विद्यार्थी था जिसका अंक तो था 57 और दर्ज कितने किए, 95। ठीक है। जिससे औसत अंक में 0.95 की वृद्धि होगी। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। अब एक्चुअली में अगर उस स्टूडेंट के 20 अंकों को सही दर्ज किया जाता तो औसत में कोई वृद्धि नहीं होती।
लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली में, उसकी औसत नहीं, अंक तो थे 57 लेकिन दर्ज कितने किए 95, यानी कितने ज़्यादा दर्ज किए, ये हो गया 38, यानी उस स्टूडेंट के 38 नंबर ज़्यादा दर्ज किए, जिससे क्या हुआ कि औसत में 0.95 की वृद्धि हो गई। ये औसत में वृद्धि कैसे होती है कि अगर जितने नंबरों की हमें सम में वृद्धि होती है वो सभी में बराबर बंटकर एक औसत में वृद्धि होती है। अगर सम में 38 की वृद्धि हुई तो वो कैसे हुई कि 38 की वृद्धि सम में हुई तो औसत में वृद्धि हुई। क्यों हुई कि सम से हम औसत निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का भाग देंगे, तो वो जितनी वृद्धि होगी वह सभी में बराबर रूप से औसत के रूप में बंट जाएगी। तो यहाँ पे वह 38 कितने लोगों में बंट रही है, x लोगों में बंट रही है, किसके औसत के हिसाब से 0.95 के औसत के हिसाब से। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 38/95 पॉइंट, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा, 19 जाएगा, ये 19 2 बार कट गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। समझ में आया। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कक्षा में x विद्यार्थी थे, हमने माना x विद्यार्थी थे, फिर क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट ऐसा था जिसके एक्चुअली में नंबर तो आए थे 57 लेकिन अंक तालिका में कितने जोड़ लिए गए 95। फिर जब जोड़कर सबका औसत निकाला गया तो क्या हुआ, उस गलती की वजह से औसत में 0.95 की वृद्धि होगी। अगर स्टूडेंट का सही औसत जोड़ा होता, सही नंबर जोड़े होते तो औसत में कोई वृद्धि नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में औसत में वृद्धि हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्चुअली में उसके नंबर जितने जोड़ने चाहिए थे उससे ज़्यादा जोड़े जा रहे हैं। कितने ज़्यादा जोड़े जा रहे हैं 38 नंबर। 38 नंबर अगर योग में बढ़ रहे हैं तो औसत में वो सभी में बराबर रूप से बढ़ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि औसत में 0.95 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब 38 सभी को जब औसत में बांटेंगे तो वो 0.95 के हिसाब से बटेगा। 38 कितने लोगों में बंट रहा है, हमने माना था x विद्यार्थी है तो x लोगों में बंट रहा है, तो x की वैल्यू आ गई 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कक्षा के 12 बच्चों की औसत ऊंचाई 132.5 सेमी है। अगर एक छात्र ज़्यादा जुड़ता है तो औसत ऊंचाई 131.2 सेमी हो जाती है, तो नए छात्र की ऊंचाई क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है एक बार पढ़ो आप। कहता है कि एक कक्षा के 12 बच्चों की औसत ऊंचाई 132.5 सेमी। एक कक्षा में 12 स्टूडेंट है जिनकी औसत ऊंचाई क्या है, एवरेज हाइट 132.5 सेंटीमीटर है। फिर क्या कहता है, अगर एक छात्र ज़्यादा जुड़ता है तो औसत ऊंचाई 131.7 हो जाती है। अब अगर एक स्टूडेंट यानी 13वें विद्यार्थी को भी ऐड कर लिया जाए, हमने माना उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो औसत ऊंचाई 131.2 सेंटीमीटर हो जाती है। तो अब 13 लोगों की औसत एज कितनी हो जाएगी, 13 की एवरेज हाइट कितनी हो जाएगी 131.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नए छात्र की ऊंचाई क्या है। अब एक्चुअली में हो क्या रहा है कि पहले 12 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट 132.5 सेंटीमीटर थी, फिर 13वां आया जिसकी हमने माना 1 सेंटीमीटर एवरेज हाइट है, तो उसके बाद सभी की एवरेज हाइट कितनी होगी 132.5। इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है कि पहले एवरेज हाइट ज़्यादा थी, अब क्या हो रहा है कम हो रही है, यानी फॉल हो रहा है, डिफॉल हो रहा है एवरेज हाइट में। वो क्यों हो रहा है कि 13वां स्टूडेंट एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी हाइट एक्चुअली में है कम, लेकिन उसकी कमी की वजह से जब वह जुड़ता है तो उसको बाकी सभी स्टूडेंट जो पहले थे उनकी ऐसे उसको भी अगर बराबर औसत करने के लिए क्या होता है, आप ऐसे समझो यहाँ पे 3 लोग थे, ठीक है, इसके पास 5 रुपये थे, इसके पास 5 रुपये थे, इसके पास 5 रुपये थे। तो अब एक ऐसा विद्यार्थी आया इनके साथ शामिल हुआ, ठीक है, जब मान लो उसके पास 80 रुपये थे। अब जब इन तीनों के पास बराबर 5 रुपये थे तो इन तीनों के एवरेज कितने थे 5 थे, लेकिन हुआ क्या एक्चुअली में इसके आने की वजह से एवरेज में कमी आ गई। वो कैसे आई कि जब ये 3 थे तो 5-5 तीनों में बंट रहे थे, हैं, लेकिन इसके मान लो
2 है इसके पास, तो अब सबकी वैल्यू सॉरी, या फिर मान लो 15 और 1, मान लो इसके पास 1 है। अब क्या हो रहा है कि सभी का टोटल कितना हो जाएगा, पहले 15 था टोटल, प्लस 1 16 हो जाएगा। अब वापस एवरेज निकालेंगे तो 16 को 4 में बांटेंगे, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसमें हुआ क्या कि एक्चुअली में कि इस एक ऐसे विद्यार्थी के आने की वजह से जिसके पास कम पैसे थे, औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ा, इसका एक कम करना पड़ा, इसका भी कम करना पड़ा, इसका भी कम करके सबका कम करके इसको दे दिया 3। तो यहाँ पे इसको इन बाकी जो पहले से उपस्थित थे इनमें से कम करके इसको दिया, तब इसका बढ़कर बराबर हुआ। तो आप कैसे समझे, आप ऐसे समझे कि अगर जब वो 13वां विद्यार्थी शामिल हुआ कक्षा में तो उसकी एज सॉरी हाइट कम थी, तो कम होने की वजह से उन बाकी जो 12 स्टूडेंट थे उनकी एवरेज हाइट थी वो थोड़ी थोड़ी घटा के बाकी सभी से इसको दी गई, ताकि सभी की एवरेज हाइट कंप्लीट हो सके। तो की हाइट 132.5 सेंटीमीटर ही होती तो सभी की औसत में कमी नहीं होती, उसकी 132.5 से इतनी कम है कि वह जब सभी के 12 स्टूडेंट्स की हाइट्स में से 1.3 को कम कर दिया जाएगा तो इसकी हाइट भी बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1.3 के हिसाब से 12 में कमी हो रही है, ये अक्स की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 132.5 माइनस 12 और 36 15.6। ठीक है, तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 116। वैल्यू एक्चुअली में 13 और 3 16, 1 मिनट, ये 12 नहीं है, यहाँ पे 13 लोगों की औसत में बराबर कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 132.5 माइनस 13 और 33 16.9, तो इससे घटाएंगे 116.9, तो इस यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 में से 9 गया 6, 11 में 5 रह गया 5 और 1 1, यानी 115.6 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 स्टूडेंट की एवरेज हाइट 132.5 सेंटीमीटर थी जब 13वें विद्यार्थी को शामिल किया, जिसकी हाइट हमने अक्स माना है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एवरेज हाइट 13 की सभी की एवरेज हाइट 132.5 होगी। ये क्यों हुआ, क्योंकि 13वें विद्यार्थी की हाइट 132.5 जो सभी की पहली थी उससे इतनी कम है कि वह 1.3 के हिसाब से सभी 13 में बांटी जा सके या कम की जा सके। तो कम की तो उसकी हाइट अक्स के बराबर आ गई, अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 115.6। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन करो आप। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। शिक्षक की आयु सभी विद्यार्थियों की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है, तो शिक्षक की आयु कितनी है। 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 15.5 वर्ष है, शिक्षक की आयु सभी विद्यार्थियों की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है, तो शिक्षक की आयु कितनी है। शिक्षक की आयु सभी विद्यार्थियों की औसत आयु से, ये तो यार कुछ मिस्टेक है शायद, या फिर ऐसे हो सकता है कि 24 विद्यार्थियों की औसत आयु में दे दी, फिर शिक्षक की आयु सभी विद्यार्थी प्लस शिक्षक की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है। तो ऐसे करें तो चलो मैं आपको इसको करवाता हूँ अपने 10 नंबर क्वेश्चन। हमने क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 24 विद्यार्थी जिनकी एवरेज आयु औसत आयु क्या है 15.5 वर्ष है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि शिक्षक की आयु सभी विद्यार्थियों की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है। फिर एक टीचर है, ठीक है, उसकी आयु सभी की आयु यानी सभी टीचर प्लस स्टूडेंट की आयु से मिलाकर सभी की आयु से एवरेज आयु से 24 अधिक 24 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो शिक्षक की आयु कितनी है। तो अब अगर हमारे पास
24 विद्यार्थियों की एवरेज आयु 15.5 है और टीचर की आयु इतनी है, मान लो टीचर की आयु कितनी है हमारे पास, x वर्ष है। तो जब हमने सभी का औसत निकाला तो औसत में क्या हुआ, औसत में वृद्धि होगी। क्यों होगी, क्योंकि टीचर की आयु अधिक है। अब टीचर की आयु है एक्चुअली में कितनी अधिक है, टीचर की आयु x किसके बराबर है, ये सभी की आयु से 24 वर्ष तो अधिक है, यानी 24 तो होगी, प्लस कितनी होगी सभी की एवरेज आयु, यानी जब 24 लोगों की एवरेज आयु 15.5 थी तो उनकी कुल आयु कितनी होगी, इतनी होगी, प्लस जब टीचर की आयु ऐड की गई x से, फिर इनका औसत निकाला 25 लोगों का, तो ये सभी, ये जो औसत है ये टीचर की आयु जब 24 वर्ष अधिक है इसमें जोड़ेंगे तभी तो बराबर आएगी ना। तो ये 24 प्लस यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 को 24 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, या फिर ऐसे कर लो इसको, यहाँ पे 15 इधर लघुत्तम ले लिया, प्लस 24 इंटू 15.5 प्लस x, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25x। 25x में से एक x यहाँ पे आ जाएगा तो इतनी क्या आ जाएगी 24x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 12 आ जाएगा, ये 25 प्लस 15.5, ठीक है। तो यहाँ पे 24 कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40.5, ठीक है, समझ में आया 40.5। ये कैसे हुआ मैं अभी दोबारा समझाता हूँ, इसमें साइड में थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है, आप ऐसे कर लेना कि 24 विद्यार्थियों की औसत आयु अगर 15.5 वर्ष है और शिक्षक की आयु सभी, यानी सभी लोगों की, विद्यार्थी प्लस टीचर है, यहाँ पे सभी विद्यार्थियों की नहीं सभी लोगों की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है। तो हमने क्या दिखा कि 24 विद्यार्थियों की औसत आयु हमें 15.5 वर्ष दे रखी है, टीचर की आयु सभी की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है। हमने क्या माना, टीचर की आयु x वर्ष मान लिया। तो जब हमने टीचर की आयु x वर्ष माना तो सभी की औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 प्लस 15, 24 की 15 के हिसाब से कुल आयु हो जाएगी, उसमें टीचर की जोड़ेंगे, फिर वापस 25 लोगों से डिवाइड करेंगे तो औसत सभी का आ जाएगा। ये क्या है, सभी का एवरेज है, सभी का एवरेज औसत। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टीचर की आयु सभी की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है। अगर इन सभी के एवरेज में अगर हम 24 जोड़ेंगे तो टीचर की आयु यानी x के इक्वल आएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40.5, जो कि टीचर की आयु है। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 26 वर्ष थी और 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो पत्नी की वर्तमान आयु क्या है। क्वेश्चन बोलता है कि 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 26 वर्ष थी। 11 नंबर क्वेश्चन में है 3 वर्ष पहले फादर मदर प्लस चाइल्ड, इन तीनों की औसत आयु कितनी थी, 26 वर्ष थी, 26 वर्ष थी। तो इनकी कुल एज कितनी हो जाएगी 26 इंटू 3, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 78, ठीक है 78 वर्ष। अगर वो 3 वर्ष पहले सभी की कुल एज 70 वर्ष थी तो अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि तीनों की एज में 3 की वृद्धि हो रही है, क्योंकि 3 वर्ष थे, फादर की एज भी 3 वर्ष बढ़ गई वर्तमान में, मदर की बढ़ गई और बच्चे की बढ़ गई। तो वर्तमान में इन तीनों की एज कितनी होगी, वर्तमान में तीनों की 3 के हिसाब से बढ़ रही है, तो 3 इंटू 3, तो वर्तमान में इन सभी की एज कितनी हो जाएगी 87 वर्ष, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फिर क्या, और 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले मदर प्लस चाइल्ड की औसत एज कितनी थी 20 वर्ष, तो इनकी कुल एज कितनी आ जाएगी, कुल 20 इंटू 2 यानी 40 वर्ष आ जाएगी। अगर 5 वर्ष पहले दोनों की एज 40 वर्ष थी कुल, तो अभी क्या हो रहा है वर्तमान में इन दोनों की एज में 5 बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है कि बच्चे की भी एज 5 वर्ष बढ़ गई और मदर की भी एज 5 वर्ष बढ़ गई, तो वर्तमान में इनकी कुल एज कितनी आ जाएगी,
वर्तमान में आ जाएगी, कुल एज आ जाएगी 40 प्लस 2 लोगों की 5 के हिसाब से बढ़ रही, यानी आ जाएगी 50 वर्ष। इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमने क्या निकाला कि 3 वर्ष पहले जब फादर मदर और चाइल्ड की औसत एज 26 वर्ष थी, तो इनकी तीनों की कुल एज कितनी थी? 78 वर्ष। अगर 3 वर्ष पहले इन तीनों की कुल एज 78 वर्ष थी, तो वर्तमान में क्या हुआ? इन तीनों की तीन की हिसाब से एज बढ़ गई, तो इन तीनों की वर्तमान एज कितनी होगी? 87 वर्ष। फिर सेकेंड फॉर्म क्या कर रही है? 5 वर्ष पहले मदर और चाइल्ड की औसत एज कितनी थी? 20 वर्ष। तो वर्तमान में इनकी कुल एज कितनी थी उस टाइम? 40 वर्ष। तो वर्तमान में क्या हुआ? इन दोनों की 5 बढ़ गई, यानी 50 वर्ष होगी। पूछा क्या है? तो पति की वर्तमान आयु क्या है? जब तीनों की वर्तमान आयु अगर 87 है और मदर और चाइल्ड की अगर 50 है, तो फादर की कितनी हो जाएगी? फादर की हो जाएगी 87 माइनस 50 यानी 37 वर्ष। ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? समझ में आया ना? फादर की एज कितनी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्या ए बी सी और डी का औसत 2d प्लस 4 है, साथ ही ए और बी और सी तो सी और डी का औसत क्रम से 8 5 4 है। यदि ई प्लस ए प्लस डी प्लस 1 है, यदि ई बराबर ए प्लस डी प्लस 1 हो, तो संख्या डी और ई का औसत ज्ञात करो। संख्या ए बी सी और डी का औसत 2d प्लस 4 है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ? ए बी सी और डी का एवरेज क्या दे रखा है? 2d प्लस 4। इन सभी का योग क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या आ जाएगा? इसे 4 बाई मल्टीपल करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 4 है, तो ये हो जाएगा 8d प्लस 16। ठीक है, इसकी वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या कह रहा है? अगर साथ ही ए और बी का औसत 8 दे रखा है, तो ए प्लस बी की कुल वैल्यू क्या आ जाएगी? 16, इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या दे रखा है? बी और सी का 5 दे रखा है, तो बी प्लस सी की क्या हो जाएगी? 10 2, और सी प्लस ए का वैल्यू क्या आ जाएगी? सी और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 दे रखा है, तो ये हो जाएगी 8, नंबर 3। फिर क्या दे रखा है? ई की वैल्यू है ए प्लस डी प्लस 1। ई की वैल्यू क्या है? ए प्लस डी प्लस 1। तो संख्या डी और ई का औसत ज्ञात करो। इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? ई और डी की वैल्यू निकालनी। तो हमें पहले क्या पता है कि चारों का योग आ गया 4d प्लस 16। पहले दो का ए प्लस बी का योग 16 है, बी और सी का योग 10 है, सी और डी का योग 8 है। अब हम क्या करेंगे? इन इक्वेशन 2 और 3 और 4 को जोड़ देंगे। 2 प्लस 3 प्लस 4, इससे क्या होगा? ए प्लस 2b प्लस 2c प्लस डी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 26 और 8 है 34। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हटाएंगे तो क्या बचेगा? बी प्लस सी। फिर क्या इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8d प्लस 16, 8d प्लस 16, ये आ गई 34। बी प्लस सी प्लस 8d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 16 से घटाएंगे तो आ गई 18। फिर क्या कह रहा है? सी और बी और सी की वैल्यू 10 है, तो 8d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8d की वैल्यू आ जाएगी 8, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे क्या हो रहा है कि बी और सी की वैल्यू हमारे पास 10 है, बी प्लस सी प्लस 8d की 18 है, तो 8d की आ जाएगी 8 और डी की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमें क्या चाहिए? अब ए की वैल्यू चाहिए, तभी तो ई की वैल्यू निकाल पाएंगे। ए की वैल्यू, अगर डी की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। डी की अगर 1 है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की आ जाएगी 7। अगर सी की वैल्यू 7 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी की आ जाएगी 3। अगर बी की वैल्यू 3 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी 30। समझ में आया? अगर सी प्लस डी की दोनों की इक्वल है 8 और सी डी हमने 1 निकाला, तो सी 7 बच गया,
यहाँ पे C 7 है तो B 3 आ जाएगा, B की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर B की वैल्यू 3 है तो A की वैल्यू 13 आ जाएगी। तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 13 + 1 + 1 यानी हो जाएगी 15। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए और डी, ई और डी का औसत बताओ। ई और डी का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, ई और डी में जोड़ेंगे, उसमें 2 का भाग देंगे तो 15 + 1 16, उसमें 2 का भाग देंगे आ जाएगी 8। तो मिल रहा है, मिल गया। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ट्रिकी है। इसमें क्या करना है, पहले चारों की एवरेज हमें दे रखी है, कुल एवरेज, तो हम चारों का योग निकालेंगे, इतना आएगा। पहले दो ए और बी का कुल दे रखा है 8, एवरेज 8 दे रखा है, योग आ जाएगा 16, बी और सी का योग आ जाएगा 10, सी और डी का योग आ जाएगा 18। जब हम 2 3 और इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि a + 2b + 2c + d बन जाएगी, जिसकी वैल्यू आएगी 34। इसमें से अगर हम ये मान लो इक्वेशन हमने 5 मानी, तो 5 माइनस 1 से 5 में से अगर a घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे b और c बच जाएगा ना, घटाएंगे नहीं, सॉरी, 5 में 1 की वैल्यू रख देंगे, या फिर ऐसे मान लो 5 में 1 की वैल्यू, 5 में 1 की मान रखने पर 5वीं इक्वेशन में 1 का मान रखेंगे तो b और c अलग हो जाएगा और a + b + c + d बचेगा, जिसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है 4d + 8d + 16। तो यहाँ से b + c + 8d आ जाएगा 18। तो अगर हमारे पास b और c की वैल्यू 10 है तो 8d आ जाएगा 8 और d आ जाएगा 1 है। अगर d की वैल्यू 1 है तो c आ जाएगा 7, अगर c की वैल्यू 7 है तो b आ जाएगा 3, अगर b की वैल्यू 3 है तो a आ जाएगा 13। यहाँ पे e की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, d की 1 है, 13 + 1 + 1 यानी 15। तो e और d का औसत कितना आ जाएगा 8। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बोल रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 43 है, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है, पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करो। 3 संख्याओं का औसत 45 है। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, 3 संख्या है हमारे पास, कौन सी हो जाएगी, हमने माना a, b और c है, हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का औसत 45 है। इनका औसत हमें पता है 45, तो इनका योग कितना आ जाएगा a + b + c 45 × 3 यानी आ गया 135। ठीक है, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, a, b और c, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है। अगर हम c की वैल्यू अगर हम 100 मान ले, या फिर सपोज करो c की वैल्यू हमने x मानी, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है, तो b क्या हो जाएगा, c का 2 गुना यानी 2x हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, a क्या हो जाएगा दूसरी यानी 2x की 3 गुनी यानी 6 हो जाएगा, 6x। तो a + b + c की वैल्यू क्या आ जाएगी 6x + 2x + x यानी 9x। हमने 9x की वैल्यू क्या निकाली है 135, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, पूछा क्या है पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर बताओ। अगर x की वैल्यू 15 आ गई तो पहली संख्या a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6x यानी आ जाएगी 6 × 15 मतलब कितनी आ जाएगी 90। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x 2 × 15 यानी 30 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी x यानी 15। क्वेश्चन में क्या पूछा है पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर, यानी a - b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 - 30 यानी आ जाएगी 16। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था कि अगर तीनों का औसत हमें 45 दे रखा है तो तीनों की कुल वैल्यू कितनी आ जाएगी 135। फिर हमें क्या दे रखा है कि दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी, यानी अगर हम तीसरी को x लेते हैं तो दूसरी क्या हो जाएगी 2x। फिर हमें क्या दे रखा है पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो पहली क्या हो जाएगी 6x। अगर इन तीनों का कुल योग हमें 135 है
और यहाँ पे 9x, अगर 9x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 135, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। अगर x की वैल्यू 15 है तो a की वैल्यू क्या है 6x, a आ जाएगी 90, b आ जाएगी 130 और c आ जाएगी 15। तो a और b का अंतर आ जाएगा 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहता है, 14 संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत 42 है, यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि की जाती है और शेष संख्याओं में प्रत्येक में 10 की कमी की जाती है, तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, n नंबर है जिनका औसत क्या है 42 एवरेज है। फिर क्या बोल रहा है, यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि होती है और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 10 की कमी की जाती है, तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। हम मान लेते हैं कि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 100, हमने 100 मान ली है n की वैल्यू मानना। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि की जाती है, तो n के 60% कितना हो जाएगा 60 ही हो जाएगा। अगर 100% 100 है तो 60 हो जाएगा 60, और बच्चा कितना इधर है 40% यानी 40। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 60% संख्याओं में प्रत्येक में 5 की वृद्धि हो रही है, अगर 60 में हर एक में 5 की वृद्धि हो रही है तो कुल वृद्धि कितनी हो रही है, कुल वृद्धि 60 × 5। फिर क्या बोल रहा है, और शेष संख्याओं में प्रत्येक में 10 की कमी हो रही है। यहाँ पे 40 में प्रत्येक में 10 की कमी हो रही है तो कुल कमी कितनी हो रही है माइनस में 40 × 10। तो यहाँ पे कुल वृद्धि या कमी कितनी होगी 300 माइनस 400 यानी -100 की कमी हो रही है। ठीक है, तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर पहले औसत हमारे पास 42 था और टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ कि 100 की कमी होगी। अब जो सम में कमी हुई है वो औसत में कमी होगी, वह बराबर सभी में बंटकर औसत में कमी होगी। हमने n की वैल्यू कितनी मानी थी 100, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 100 है, तो औसत में कमी कितनी आ जाएगी -1 की, यानी वर्तमान औसत कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 42 - 1 यानी 41 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि अगर n संख्या औसत 42 है तो हमने n की वैल्यू क्या 100 मान ली। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, पहली 60 संख्या में 5 की वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे 40 संख्याओं में 10 की कमी हो रही है। पहली 60% संख्या, तो n अगर हमारे पास 100 है तो 60% यानी 60 आ जाएगी। उन सभी में 5 की वृद्धि हो रही है तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी 60 × 5। फिर क्या बोल रहा है कि बाकी 40% में 10 की कमी हो रही है तो कुल कमी कितनी हो जाएगी 40 × 10। तो कुल वृद्धि या कमी कितनी आ जाएगी हमारे पास -100, मतलब कुल योग में 100 की कमी हो रही है। अगर 100 की कमी कुल योग में हो रही है तो औसत में होगी, वो औसत में कितनी होगी वह बराबर से सभी में बंट जाएगी। तो 100 ऑब्जर्वेशन हमने मानी थी तो वह -1 की कमी सभी में होगी, तो कुल कमी कितनी हो जाएगी -1 यानी 42 - 1 यानी 41। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्या कहता है, प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं के औसत और प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत के बीच का अंतर क्या होगा। प्रथम 148 सम धनात्मक, तो हमने पढ़ा था कि प्रथम n सम संख्या, सम प्राकृत संख्या या सम धनात्मक वो एक ही है। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का हमने योग क्या पढ़ा था n × n+1 और औसत कितना पढ़ा था n+1। क्वेश्चन 15, प्रथम अब कितनी बोल रहे हैं 148 सम धनात्मक संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा n+1। तो यहाँ पे 148 है तो एवरेज कितने आ जाएगी 148 + 1 यानी 149। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, और प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत के बीच का अंतर बताओ। तो प्रथम
एन विषम धनात्मक संख्याओं का औसत, विषम धनात्मक का औसत। ये हमने क्या पढ़ा था, हमने योग पढ़ा था एन स्क्वायर और औसत कितना पढ़ा था एन। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 129 की, 129 ही हो जाएगा। ठीक है, 129 दे रखा है। तो संख्याओं के बीच के औसत का अंतर कितना है, तो अंतर हमें कितना निकलेगा हमारे पास पहली 148 सम धनात्मक संख्या औसत कितना आ रहा है 149, और दूसरी 129 विषम धनात्मक संख्या औसत कितना आ रहा है 129। तो अंतर कितना आ जाएगा 20 का। समझ में आया। ये सीजीएल टाइप 2 का क्वेश्चन है, देख लो। सीजीएल टाइप 2 में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके पास सीजीएल टाइप 2 में क्या होता है, टाइम की बहुत कमी होती है। अगर आपने क्वेश्चन को, अगर आपके पास सभी कुछ तैयारी अच्छी हो, आपको सभी कुछ पता हो, अगर ये आपके पास नहीं पता होता कि सीधा n+1 होता है तो आप निकालने बैठ जाते और कल तक आंसर नहीं आता। आपको पता था कि n+1 होता है तो आपने 149 ले लिया, यहाँ पे n होता है तो 120 ले लिया और डिफरेंस 20। ये तो 2 सेकेंड में आंसर आने वाला क्वेश्चन है, ये भी टाइप 2 का। सोचो अच्छे से, जब तक आप स्टडी अच्छे से नहीं करोगे तो आपकी तैयारी कैसी। ठीक है गाइज, बाकी सभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और हमने 2 क्लास कर लिया प्रीवियस ईयर की। क्वेश्चन तो बहुत है करने के लिए, मैं आगे कभी और करवा दूंगा। और आप एक काम करो, एक अच्छी सी बुक ले लो प्रीवियस ईयर की और अच्छे क्वेश्चन लगाते चलो। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपके क्वेश्चन इतने अच्छे हो जाएंगे और एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।